तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7 की पाठ संख्या 6 रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 6C के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में कुछ सही विकल्प हमें चुनकर बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का ए सवाल है। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। एक संख्या है x और दूसरी संख्या है 7। दोनों का गुणनफल है 28, यानी कि x की अगर गुणा करेंगे हम 7 से तो उत्तर आ जाएगा 28। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसे हमने x मान रखा है। तो अगर यहाँ 7 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा 7 भाग में 28/7। तो 7 चौक होते हैं 28, x का मान आ गया 7, यानी कि वह संख्या है 4, जिसकी गुणा अगर हम 7 से करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 28। 7 चौक होते हैं 28। तो विकल्प नंबर इसका 3 सही है, 4। फिर सवाल नंबर बी है। प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर बी, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। कोई संख्या हमने क्या मान रखी है, x। उसमें अगर हम 7 से भाग देंगे, अगर x को हम भाग देंगे 7 से तो उत्तर आएगा, भागफल आ जाएगा 7। और कोई संख्या जब बाएं पक्ष में भाग में होती है तो दाहिने पक्ष में जाती है गुणा में। तो ये भाग का 5 उधर भाग में है, 5 उधर की तरफ जाएगा गुणा में 5। तो 7 पंजे हो जाएगा 35। तो वह संख्या आ गई है 35। तो 35 वह संख्या है जिसे अगर हम 5 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 7। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 35। अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर सी, यदि एक विषम संख्या 2x+1 है। एक विषम संख्या, अब ये विषम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 के पहाड़े से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो हमारी एक विषम संख्या कौन सी है, 2x+1। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब अगली विषम संख्या, ये 2x+1 जो विषम संख्या है, इससे अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी वो हमें बतानी है। क्रमागत का मतलब जैसे 5 के बाद आता है 6, 7, मतलब लगातार संख्या। तो अगर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं होती है। जैसे एक विषम संख्या है 1, 1 के बाद अगली विषम संख्या 2 विषम है नहीं है, वो सम संख्या है। उसके बाद आती है 3, 5, 7, 9, 11। हम क्या देखते हैं, प्रत्येक विषम संख्या के बीच में अंतर है 2 अंकों का। एक 3 में से 1 घटाएंगे आएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे आएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2। यानी कि प्रत्येक संख्या, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर है 2। यानी कि अगर पहली विषम संख्या 2x+1 है तो अगली विषम संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें जोड़ देंगे 2। तो 2x+1 में जब हम 2 जोड़ेंगे, 2 और 1 हो जाएंगे 3। तो 2x+3 हो जाएगी अगली क्रमागत विषम संख्या। तो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 2x+3। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है, सही समीकरण को छांटिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में रेखीय कुछ कुछ गणितीय कथन दिए गए हैं और जिनके लिए एक रेखीय समीकरण भी दिया गया है। हमें यह बताना है कि ये रेखीय समीकरण जो दिया गया है वो सही है या नहीं। तो सवाल नंबर ए है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। यानी कि कोई धनात्मक संख्या है जिसके 2/3 और 1/3 संख्या, मतलब उस संख्या का अगर हम 2/3 करें फिर उसी संख्या का 1/3 करें और करने के बाद जो दोनों संख्या आएंगी, दोनों को घटाने पर शेषफल बचता है 7 अंतर। जैसे हम मान लेते हैं, माना कोई संख्या, कोई धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या x है। क्या मान ली हमने, संख्या x। तो उस संख्या का 2/3, संख्या x का 2/3 क्या हो जाएगा, x का 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो x की गुणा करेंगे हम 2/3 से, 2/3। तो 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x और बटे में आ जाएगा 3। तो 2/3 आ गया है 2x/3। उसी संख्या का अगर हम 1/3 ज्ञात करें, x का 1/3, x का 1/3, x की गुणा करनी होगी हमें 1/3 से, 1/3 ली। तो x की गुणा 1 से करेंगे x और बटे में 3। अब दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर 1/3 बड़ा होगा या 2/3, यानी किसी संख्या के अगर हम 3 हिस्से करेंगे, 3 में से 2 हिस्से तो हो जाएंगे 2/3, 3 में से 1 हिस्सा 1/3। तो 2 हिस्से बड़े होंगे या 1 हिस्सा, तो समीकरण उस संख्या का 2 हिस्से बड़े होंगे, ज्यादा होंगे। तो 2x/3 में से हम घटाएंगे x/3।
तो 2x/3 में 2/3 में से घटाएंगे 1/3, तो उत्तर आएगा 7, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं। तो हमारी रेखीय समीकरण आनी चाहिए ये वाली, पर प्रश्न में दिया गया है 1/3x पहले दिया है, -2/3x बाद में दिया गया है, जो कि गलत है। तो ये एक रेखीय समीकरण नहीं है। इस दिए गए गणितीय कथन का रेखीय समीकरण सही है, 2x-3 प्लस का रहेगा, x/3 माइनस का और बराबर में 7। तो सही रेखीय समीकरण ये होगा, ना कि ये। तो हम लिख देंगे नहीं। बताना था समीकरण है या नहीं, तो सही समीकरण नहीं है, तो नहीं है। लिख देंगे सही समीकरण नहीं है। तो प्रश्न में जो रेखीय समीकरण दिया गया है वो सही नहीं है। सही कौन सा है? 2x/3 माइनस x/3 बराबर 7। अब बी सवाल देखते हैं। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। कोई दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3। अगर 50 से शुरू करें तो 50 के बाद 51, 52, 53, ऐसे लगातार। कोई सी दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार दो धनात्मक दो संख्याएं हैं जिनका योगफल है 27, और उसके लिए रैखिक समीकरण ये दिया गया है। हमें देखना है ये सही है या नहीं। अगर हम दो क्रमागत संख्या माना दो क्रमागत संख्या। अब ये क्रमागत संख्या कौन सी होगी? अगर दो क्रमागत संख्या, पहली संख्या तो हम मान लें x, तो अगली क्रमागत होती है क्रमागत, जैसे 1 2 3 4, यानी कि एक प्रत्येक, जैसे 5 6 7 8, ये क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर कितना है? 1 1। यानी 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। तो ऐसे अगर हमने एक क्रमागत संख्या x मानी है, तो दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी? x+1 है, यानी कि उसमें एक जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या हमें मिल जाएगी। तो x और 2x, तो ये हो गई दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे x में, x+1 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 27। तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण वही है जो हमें प्रश्न में दिया गया है, x+1 बराबर 27। तो ये जो रैखिक समीकरण इस सवाल में दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो लिख देंगे सही समीकरण है, सही समीकरण है। अब सवाल नंबर सी है, किसी संख्या के दुने में से 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। कोई भी संख्या है, उसके अगर दुगुना करेंगे, दुने में 8 जोड़ देंगे तो योगफल कितना आएगा? 50। तो उसके लिए रैखिक समीकरण दिया गया है, इस रैखिक समीकरण में बाई का उपयोग किया गया है। तो हम जो संख्या मानेंगे उसे बाई मान लेते हैं। जैसे माना संख्या बराबर कोई संख्या, प्रश्न में बताया नहीं गया है, कोई संख्या हमने क्या मान ली है? बाई। अगर बाई का दुना करें, बाई का दुना, गुना का मतलब होता है दो गुना, तो 2 की गुणा 22 से करेंगे तो आ जाएगा 2y। दुने में हम 8 जोड़ दें, कितना जोड़ने पर? 8 जोड़ने पर। अगर दुने में 8 जोड़ेंगे तो योगफल आ जाएगा 50। तो ये आ गई है 2y+8 बराबर 50। ये वही रैखिक समीकरण है जो हमारे सवाल में दी गई है, 2y+8 बराबर 50। तो ये सही रैखिक समीकरण है, लिख देंगे सही समीकरण है, सही समीकरण है। सवाल नंबर डी है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या हम क्या मानते हैं? x। माना कोई संख्या, तो जो भी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसे कोई सा भी चर मान लेते हैं। ज्यादातर हम चर x का उपयोग करते हैं। तो कोई संख्या हमने मान ली है x। अब सवाल में कहा गया है किसी संख्या के 2/3 में, तो संख्या कौन सी है? x, उसका 2/3 निकालेंगे। तो लिखेंगे x का 2/3, 2/3। तो जब x का 2/3 हम ज्ञात करेंगे तो x की गुणा करेंगे 2/3 से, तो हो जाएगा 2x/3। तो संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो 2/3 कितना आया है? 2x/3। उसमें अगर हम 17 जोड़ देंगे, 2x/3 में 17 जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 19। तुम्हारा रैखिक समीकरण आ गया है 2x/3 प्लस 17 बराबर 19, जो कि प्रश्न में भी यही दिया गया है, 2x/3 प्लस 17 बराबर 19। तो सही समीकरण है, यह समीकरण भी सही है, सही समीकरण है। सवाल नंबर प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 है, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें वह संख्या ज्ञात करनी है
संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी होगी उसे कोई एक चर मान लेंगे और जिस चर को माने करेंगे ज्यादातर x का उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे माना संख्या बराबर, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको हमने मान लिया है x, माना संख्या बराबर x। वो संख्या कौन सी है? x है। x का संख्या का 1/2। अब हम लिखाते हैं संख्या कौन सी है? x। तो x का 1/2 जब हम ज्ञात करेंगे तो x की गुणा करेंगे 1/2 से, तो आ जाएगा x की गुणा 1 से करने पर x और बटे में 2। संख्या का 1/2 जो है उसी संख्या का 1/4, x का 1/4 भी हम ज्ञात कर लेंगे। x का 1/4 तो x की गुणा करनी पड़ेगी 1/4 से, तो x की गुणा x से करेंगे और बटे में 4। अब संख्या का जो 1/4 से 15 अधिक है, जो संख्या का 1/2 आया था वो संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि 1/2 वाला भाग ज्यादा है x 1/4 वाले भाग से। यानी कि x/2 जो है प्रश्न में कहा गया है जो संख्या का 1/2 है वो उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। x/2 जो है x/4 से 15 ज्यादा है। तो 15 ज्यादा है, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब x/4 में हम 15 जोड़ दें, क्योंकि x/2 जो है x/4 से 15 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, x/4 कम है, तो इसमें अगर हम 15 जोड़ देंगे तो वो बराबर हो जाएगा x/2 के। अब इस समीकरण को हल करेंगे हम, तो x/4 इधर ले आएंगे, x/2 माइनस x/4 बराबर 15। तिरछी गुणा करेंगे, 4 की गुणा x से 4x, 2 की गुणा x से करेंगे 2x और बटे में 4 दूनी 8 बराबर में 15। 4x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 2x और बटे में 8 बराबर 15। 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो ये आ गया x/4 बराबर 15। 4 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो आ जाएगा x बराबर 15 गुणा 4 यानी कि 15 चौका 60। तो x का मान आ गया है 60। 60 वह संख्या है, अगर 60 का हम 1/2 ज्ञात करेंगे तो 60 का 1/4 से वो 15 अधिक आएगा। तो लिख देंगे अतः संख्या बराबर 60। संख्या कौन सी है? 60। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से 4 बड़ी है, तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उसको मानते हैं x, माना संख्या बराबर x। वो संख्या कौन सी है? x। संख्या 7 से 4 बड़ी है, जो संख्या है ये जो संख्या है x वो 7 से 4 बड़ी है, यानी कि 7 से 4 अधिक है। 7 में 4 जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 7 4 11। तो वह संख्या कौन सी है? 11 है, जो 7 से 4 बड़ी है। तो लिख देंगे अतः संख्या बराबर 11। तो वह संख्या कौन सी है जो 7 से 4 बड़ी है? वह संख्या है 11। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 45 और बताया गया है छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 है, मतलब जितनी छात्राएं हैं उनका अगर हम 2/3 ज्ञात करेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो छात्रों की संख्या होगी। तो जब हमें छात्राओं की संख्या पता होगी उसके बाद हम छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। पहले हम छात्राओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उनको हम मान लेंगे, माना छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या जो है वो मान ली है हमने x, कि कक्षा में छात्राएं कितनी है x, तो तब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या हो जाएगी जितनी छात्राएं हैं उनका 2/3, x का 2/3। तो x की गुणा करेंगे 2/3 से तो आ जाएगा 2 की गुणा x से करने पर 2x बटे में 3। अब कक्षा में छात्राएं हमने कितनी मानी है? x, और छात्र कितने हो गए हैं? 2x/3। दोनों को जोड़ेंगे तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो आ जाएंगे। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार जितने छात्र हैं, तो छात्र हैं 2x/3,
प्लस जितनी छात्राएं हैं x, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45। x के बटे में कुछ नहीं है, वहां हम लिख लेंगे 1। इसको यहां करते हैं, 1 की गुणा 2x से करेंगे तो आ जाएगा 2x, प्लस 3 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, और बटे में 3 की गुणा 1 से करने पर आएगा 3, और बराबर में 45। तो 3x 2x जुड़कर हो जाएंगे 5x बटे में 3 बराबर में 45। तो 5x यहीं पर रहेगा, 3 भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, 45 गुणा 3, 5 इधर गुणा में था x के, उधर जाएगा भाग में, 45 बटा 3 बटे में 5। तो 5 नम 45, x का मान आ गया है, 9 की गुणा 3 से करेंगे 9 तिया 27, यानी कि इस कक्षा में छात्राओं की संख्या कितनी है? 27। कक्षा में छात्राएं यानी कि लड़कियां कितनी है? 27 है। तो लिख देंगे अतः छात्राओं की संख्या बराबर है 27। ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 6। एक संख्या के 1/3 भाग में उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है। मतलब अगर कोई संख्या है उसका 1/3 भाग ज्ञात करें और फिर 1/4 भाग ज्ञात करें, दोनों को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 4। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब हम संख्या ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे हम x, माना संख्या बराबर x। वह संख्या कौन सी है? x। अब संख्या का 1/3 भाग ज्ञात करेंगे, तो x का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? x की गुणा करेंगे 1/3 से तो उत्तर आ जाएगा x/3। फिर संख्या का यानी x का 1/4 भाग ज्ञात करेंगे, तो x की गुणा करेंगे 1/4 से तो आ जाएगा x/4। संख्या का 1/3 भाग भी निकाल लिया, 1/4 भाग भी निकाल लिया, दोनों को घटाएंगे भाग में से, यानी कि x/3 भाग में से x/4 भाग घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। अब x का मान ज्ञात करते हैं, 4 की गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 4x, 3 की गुणा x से करेंगे 3x बटे में 4 तिया 12 बराबर में 4। 4x में से 3x घटाएंगे बचेगा x बटे में 12 और बराबर में 4। 12 भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो x बराबर 4 गुणा 12, तो x का मान आ गया 12 चौक 48। तो वह संख्या कौन सी है? 48, जिसके 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा 4। तो लिख लेंगे अतः संख्या बराबर 48। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 है, 44 किलोग्राम है। यानी कि आदर्श, डेविड और हमीद 3 लड़के हैं, तीनों का अगर हम भार, भार का मतलब उनका वजन अगर हम जोड़ दें तो वो आएगा 44 किलोग्राम। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से, डेविड का जो भार है, डेविड, ये आदर्श हो गया, ये डेविड, और ये हो गया हमीद। आदर्श का जो भाग उन्होंने बताया है, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 केजी अधिक है। जो डेविड का भार है, इस डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 केजी अधिक है, यानी कि डेविड का जो वजन है वो आदर्श के वजन से 1/3 किलोग्राम ज्यादा है, और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो। आदर्श के भार से 1/3 भार अधिक है डेविड का भार, और हमीद के भार से कितना अधिक है? 2.1 डिग्री। पहले देख, दोनों से अधिक, तो सबका भार अलग अलग हमें ज्ञात करना है। दोनों का भार कितना है? यहाँ डेविड का जो भार है वो आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम ज्यादा है, और हमीद के भार से कितना ज्यादा है? 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो हमें तीनों का भार अलग अलग ज्ञात करना है। तो प्रश्न में बताया गया है तीनों का जो भार है वो 44 किलोग्राम है, और डेविड का भार इन आदर्श से इतना ज्यादा है और हमीद से इतना ज्यादा है। तो जब हमें डेविड का भार पता होगा तभी हम आदर्श का भार निकाल सकते हैं और हमीद का भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम आदर्श का भार, डेविड का भार मान लेते हैं। माना डेविड का भार, डेविड का भार x किलोग्राम है, मतलब x किलो वजन है डेविड का, तब आदर्श का भार कितना हो जाएगा? तब आदर्श का भार
आदर्श का भार, क्योंकि डेबिट का जो भार है वो आदर्श के भार से कितना अधिक है, 1.3 किलोग्राम अधिक है। डेबिट का वजन ज्यादा है आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम, तो आदर्श का वजन हो जाएगा डेबिट के भार से 1.3 किलोग्राम कम होगा। तो डेबिट का एक्स था उसमें से 1.3 घटा देंगे तो आदर्श का वजन ज्ञात हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं हमिद का भार। हमिद का भार, डेबिट का जो भार है वो हमिद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, यानी कि डेबिट का वजन हमिद के वजन से 2.1 किलोग्राम ज्यादा है। तो हमिद का वजन उससे 2.1 किलोग्राम कम, वजन कम हो जाएगा। तो एक्स का मान आ जाएगा, तो हमिद का भार आ जाएगा एक्स में डेबिट के वजन में से हम कम कर देंगे 2.1, तो हमिद का वजन हमें ज्ञात हो जाएगा। अब तीनों का भार, प्रश्न में बताया गया है तीनों का भार कुल मिलाकर कितना है, 44 किलोग्राम, यानी अगर तीनों का वजन जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 44। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में कहा गया है तीनों के वजनों का योग कितना है, 44। एक्स में जोड़ेंगे एक्स माइनस 1.3, प्लस करेंगे एक्स माइनस 2.1 और बराबर में आ जाएगा 44। अब ये जोड़ते हैं एक्स और प्लस का एक्स, माइनस का 1.3 माइनस का 2.1 बराबर में 44। एक्स एक्स और एक्स तीन बार जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 3x, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 1.3 में 2.1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.4। ये माइनस का है, दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर 44 और प्लस हो जाएगा 3.4। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44 में 3.4 जोड़ेंगे तो 47.4, तीन इधर गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 47.4 बटे में 3। और जब हम 3 से 47.4 को भाग करेंगे तीन एकन 3 बचेगा 1, 3 पंजे 15, पॉइंट उतार लेंगे बचेगा 2, हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। तो एक्स का मान आ गया है 15.8 केजी। तो एक्स किसका मान हमने ज्ञात किया था, माना था वो डेबिट का भार था 15, एक्स एक्स का मान आया है 15.8 केजी, तो आ गया है डेबिट का भार। डेबिट का भार कितना है, 15.8 केजी। अब हम जब डेबिट का भार हमें ज्ञात हो गया है तो हम आदर्श का भी भार निकाल सकते हैं। आदर्श का भार, जो आदर्श का भार है वो डेबिट के भार से 1.3 किलोग्राम कम है, तो 15.8 जो डेबिट का भार है उसमें से घटा देंगे हम 1.3, तो 15.8 में जब 1.3 घटाएंगे तो बचेगा 14.5 किलोग्राम, ये भार आ गया है आदर्श का। फिर निकालते हैं हमिद का भार। हमिद का भार, हमिद का जो भार है वो आदर्श डेबिट के भार से 2.1 किलोग्राम कम है, यानी कि 15.8 में से हम घटाएंगे 2.1, तो ये आ जाएगा 15.8, 8 में से एक घटाएंगे 7, 15 में से 2 घटाएंगे 13.7 किलोग्राम। तो हमिद का भार आ गया है 13.7 किलोग्राम। तो तीनों का भार हमें अलग अलग ज्ञात करना था, वो आ गया है। डेबिट का आया है 15.8 केजी, ये आया है डेबिट का भार। आदर्श का भार आया है 14.5 केजी, उसके बाद हमिद का भार आया है 13.7 केजी। तो प्रश्न में हमें तीनों के भारों का योगफल दिया गया था, जिसकी मदद से हमने तीनों का भार अलग अलग ज्ञात कर लिया है, तीनों का वजन कितना कितना है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, जैसे दो अंकों की संख्या होती है 25, 25, 35, ये जिनमें दो अंक आएंगे इकाई और दहाई के स्थान, तो ऐसी दो अंकों की संख्या कौन सी होती है जिसमें इकाई और दहाई दोनों स्थान होते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, जब दोनों को अंकों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से घटा दिया जाए, मतलब जो दहाई पर लिखा हुआ अंक है उसमें से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेषफल आता है 4। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या को मान लेंगे हम, माना संख्या का दहाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक,
इकाई का अंक बराबर है x। इकाई के अंक पर क्या है, जैसे दो स्थान होंगे, इकाई और दाई। इकाई के अंक पर हमने मान लिया है x, और प्रश्न में कहा गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यानी कि दोनों स्थान पर लिखी हुई संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 4। अगर दो संख्याओं का योग कितना है 4, उनमें से एक संख्या क्या हो गई x, तो दूसरी निकालने के लिए x उधर जाकर घट जाएगा दूसरी, तो दाई का अंक हो जाएगा, योगफल में से घटा देंगे इकाई का अंक, लिखेंगे तब संख्या का दाई का अंक, दाई का अंक, तो दाई का अंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंकों को जोड़कर 4 आना है। एक अंक हो गया x, तो दूसरा अंक होगा, योगफल में से घटा देंगे पहले अंक को, तो 4 माइनस एक्स। अब प्रश्न में कहा गया है यदि दाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो दाई का अंक कितना है हमारा, 4 माइनस एक्स। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दाई के अंक 4 माइनस एक्स में से हम घटा दें इकाई का अंक x, तो उत्तर आ जाएगा 2। अब इसको हल करते हैं, 4 माइनस एक्स बराबर 2। 4 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, माइनस एक्स जुड़कर हो जाएंगे 2x, और 2 में से घटा देंगे 4। क्या आएगा, माइनस का 2x, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान ज्ञात करने के लिए x की गुणा में 2 है, उधर जाएगा भाग में, तो 2/2, 2 से 2 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। x का मान आ गया है 1, यानी कि इकाई के स्थान पर है 1। अब दाई का स्थान, इकाई के स्थान पर कितना आ गया है 1। अब दाई का स्थान पर लिखा हुआ अंक कैसे ज्ञात करेंगे, 4 में से घटा देंगे x का मान, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3। तो संख्या कौन सी आ जाएगी, वो 31। यहां पर लिख लेते हैं, अतः इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक आ गया है 1, जो x का मान है। इकाई का अंक हमने x माना था, x का मान आ गया है 1। अब निकालेंगे दाहिने का अंक, दाहिने का अंक, तो दाहिने का अंक हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे x का मान, यानी कि 4 में से घटाएंगे 1, तो उत्तर आएगा 3। लिख देंगे अतः संख्या, अतः दो अंकों की संख्या 31 है, 31 है। इसमें इकाई के स्थान पर 1 है और दाई के स्थान पर है 3। तो ये आ गई है वह संख्या जिसके इसके दोनों अंकों का, दाई दो अंकों की वह संख्या है 31, दोनों जिनके अंकों का योग 4 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, अगर दाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे तो आएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें बताया गया है दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब लगातार, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो वह संख्या हम ज्ञात करेंगे, ज्ञात करते हैं। अब दो क्रमागत संख्या हम मान लेंगे, पहले माना दो क्रमागत संख्या, क्रमागत क्रमागत संख्या x और x+1 है। अगर पहली क्रमागत संख्या x माननी है तो दूसरी संख्या उससे एक ज्यादा होगी, लगातार का मतलब x x में जोड़ देंगे 1, तो दूसरी क्रमागत संख्या आ गई है x+1 है। दो क्रमागत संख्या हमने मान ली है, एक एक x और दूसरी x+1, दोनों का योगफल है 21। x में जोड़ेंगे अगर x+1 को, अगर दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो आ जाएगा 21। x में x जोड़ने पर 2x, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 1, 2x बराबर 21 में से 1 घटाएंगे 20, 2 गुणा में हो उधर जाएगा भाग में, तो 2 ढाई 20, तो x का मान आ गया है 10, यानी कि पहली क्रमागत संख्या हमारी आ गई है 10, और दूसरी होगी उससे एक ज्यादा। x में 1 जोड़ेंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11। अतः दो क्रमागत संख्या 10 और 11 है, 10 और 11 है। दोनों, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, प्रश्न में कहा गया था दोनों क्रमागत संख्या का योग 21 है, 10 में अगर 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। तो वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी, तो दोनों संख्या कौन सी आई हैं, 10 और 11। तो ये हो गया है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 10, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम संख्या का योग है 30,
क्रमागत सम संख्या, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो के पहाड़े से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, माना माना दो क्रमागत क्रमागत सम संख्या, सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या। अब जो ये सम संख्या रहती है वे दो के पहाड़े से विभाजित हो जाती है। तो पहली जैसे सम संख्या है दो, फिर चार, छह, आठ, 10, तो ये लगातार क्रमागत सम संख्या लिख रही है। प्रत्येक क्रमागत सम संख्या के बीच में जो अंतर रहता है, चार में से दो घटाएंगे दो, छह में से दो घटाएंगे दो, आठ में से दो घटाएंगे दो, 10 में से आठ घटाएंगे दो, यानी कि प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच का क्रमागत सम संख्या के बीच का अंतर रहता है दो। अगर हम पहली क्रमागत संख्या x क्रमागत सम संख्या x माने, तब दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत सम संख्या उससे दो ज्यादा होगी, यानी कि x प्लस दो है। तो दो क्रमागत सम संख्या हमने कौन सी मान ली है, एक x और एक x प्लस दो। प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। अगर इन दोनों क्रमागत संख्याओं को हम जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे x प्लस दो, तो उत्तर आ जाएगा 30। तो वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी, x प्लस दो बराबर 30। ये एक्स एक्स हो जाएंगे, दो एक्स प्लस का दो दूसरी तरफ जाएगा माइनस का दो, दो एक्स बराबर 28। 30 में से दो घटाएंगे 28, दो गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया है 14। यानी कि पहली क्रमागत सम संख्या आ गई है 14, और दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x में दो जोड़ने पर प्राप्त होगी, 14 में दो जोड़ेंगे तो आ जाएगी 16। अतः दो क्रमागत क्रमागत सम संख्या 14 और 16 है। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़कर आ जाएगा 30। ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्या, अब ये विषम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दो के पहाड़े से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं। तो पहले हम मान लेंगे, माना माना दो क्रमागत क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या x और x प्लस दो है। अब हमने ये दोनों संख्या क्यों मानी है, एक x और एक x प्लस दो क्यों मानी है। अगर हम विषम संख्या लिखें, पहली विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलेंगी। अगर पहली क्रमागत एक विषम संख्या 1 है, तो अगली क्रमागत विषम संख्या उससे दो ज्यादा है। 3 में दो जोड़ेंगे 5, 5 में दो जोड़ेंगे 7। अगर एक विषम संख्या में अगर हम दो जोड़ते हैं तो अगली क्रमागत विषम संख्या हमें मिल जाती है। अगर पहली विषम संख्या हम x मानेंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी उससे दो ज्यादा, तो x प्लस दो। प्रश्न में कहा गया है दोनों विषम क्रमागत क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, यानी कि x में अगर x प्लस दो जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 40। x और x हो जाएंगे 2x प्लस का दो उधर जाएगा माइनस का दो, 2x बराबर 40 में से दो घटाएंगे तो बचेगा 38, दो गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 38 को दो से भाग करेंगे तो आ जाएगा 19। x का मान आ गया है 19, यानी कि पहली क्रमागत विषम संख्या होगी 19, और 19 में दो जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या मिल जाएगी 21। तो आ जाएगा अतः दो क्रमागत विषम संख्या दो क्रमागत विषम संख्या 19 और 21 है, 19 और 21 है, जिनका योगफल 40 है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, और ये प्रश्न हमारी प्रश्नावली 6C का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक भिन्न है जिसका हर में है 7 और वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो माना भिन्न बराबर, तो भिन्न में एक रहता है अंश और एक होता है हर। हर में तो बताया है उन्होंने 7, और अंश में कुछ बताया नहीं है तो वहां हम लिख लेंगे x।
तो माना भिन्न कौन सी है, x बटा 7 है। अब प्रश्न में आगे बोला है उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x में भी 3 जोड़ देंगे और 7 में भी 3 जोड़ देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 4/5। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। x प्लस 3, 7 3 हो जाएंगे 10 और बराबर में 4/5। 10 इधर भाग में है, दूसरे पक्ष में जाएगा गुणा में, तो x प्लस 3 बराबर 4/5 गुणा में आ गया 10, 5 दूनी 10, और x प्लस 3 बराबर 4 की गुणा 2 से करेंगे 8, प्लस का 3 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 3। x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो x का मान आ गया है 5, तो वह भिन्न हो जाएगी। अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न के अंश में हमने माना था x, तो x के स्थान पर रख देंगे 5 और हर में था 7, तो भिन्न है 5/7। 5/7 यदि इस भिन्न में से अंश में भी 3 जोड़ें, देखो 5 में भी 3 जोड़ दें और 7 में भी 3 जोड़ दें, तो 5 3 8 और 7 3 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा नहीं 4/5। तो वह भिन्न आ गई है 5/7। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6C समाप्त होती है। अगली कक्षा में प्रश्नावली 7D को हल करेंगे।